और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस वक्त की अहम खबर, बैठक में शरद पवार मौजूद रहेंगे। शरद पवार ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है, यानी कि महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची है, जो सियासी उठापटक चल रही है, उसका मंथन दिल्ली में भी होगा, उसकी सुगबुगाहट दिल्ली में भी कल देखने को मिलेगी। शरद पवार ने कल दिल्ली में यह अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है जिसमें शरद पवार खुद मौजूद रहेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी इस वक्त बड़े खतरे से जूझ रही है, सामना कर रही है। ऐसे में शरद पवार की आगे की रणनीति क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अश्विन भी मेरे साथ हैं। अंकुर, आपके पास आ रही हूं। हमने जो तस्वीरें देखी मुंबई के जिस ताज होटल में एनसीपी अजीत पवार के विधायक ठहरे हुए हैं, वहां से इस वक्त क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर मंथन चल रहा है। मंथन, इसको डिनर डिप्लोमेसी कोई नाम दे सकता है, या रिसोर्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया जा सकता है, या फिलहाल तो जो पार्टी के जो सोर्सेज हैं उसको मंथन कह रहे हैं। ये होटल है थोड़ी देर, ये उसी जगह पर जहाँ एमिटी, जहाँ पे ये पूरा का पूरा आज मीटिंग को बुलाया गया था, जहाँ पर वक्तव्य हुए, सबने अपने अपने बयानबाजी करी। और उसमें अजीत पवार का जो बयान आया, जो बेहद तंज भरा था, बेहद गुस्से से भरा था, अपने अभी तक के जो अनुभव को लेकर था, और पार्टी से जो उनकी जो इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, पार्टी को लेकर उनका जो बलिदान था जिसको नजरअंदाज कर दिया गया, उस तलखी भरा जो पूरा का पूरा अंदाज यहाँ रहा है अजीत पवार का, वो जब दिया गया और उसके बाद एक बस बुलाई गई और बस के अंदर जितने भी उनके विधायक थे उन सभी को वहां पर रख दिया गया। उसके बाद ये 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, 1 से 1.5 किलोमीटर ये जगह पड़ती है, इसका नाम ताज लैंड सेंड है होटल का नाम, और पेंड्रा में ही आता है। वहां पर फिलहाल इनको लाया गया है। लंच करवाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है, पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, हसन मुश्रीफ हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, अजीत पवार हैं, थोड़ी देर पहले हालांकि प्रफुल्ल पटेल निकल चुके हैं, लेकिन बाकी तमाम लीडर यहीं पर बैठे हुए हैं और वो पार्टी के जितने भी एमएलए हैं उनके साथ एक मंथन कर रहे हैं। आगे की दिशा और दशा को तय करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, नंबर गेम में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी इस बात का है कि जो विधायक उनके साथ हैं कहीं उनका मन ना बदल जाए। अंकुर रहिए साथ में, और अश्विनी का मैं रुक करना चाहूंगी। अश्विन, आप वाईबी चौहान सेंटर में हैं, जो कि महाराष्ट्र में जो आज सियासी भूचाल आया, एक तरह से उसका एपी सेंटर रहा। एक के बाद एक झटके वहां पर देखने को मिले। नंबर गेम में पिछड़ते हुए शरद पवार नजर आए, उसके बाद जो अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा झटका शरद पवार के लिए। लेकिन इन सबके बीच कल दिल्ली में जो कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, उसका क्या एजेंडा होगा, वहां पर क्या रणनीति बनाई जाएगी? जी देखिए, एनसीपी ने महाराष्ट्र के नेताओं से, महाराष्ट्र के विधायक और सांसदों से बात कर ली है, उनके मुद्दे जाने, अपनी बातें रखी। लेकिन चूंकि एनसीपी के जो विधायक हैं नागालैंड में भी हैं, इसके अलावा पार्टी के दफ्तर अलग अलग राज्यों में भी हैं, तो कल दिल्ली में बैठक बुलाकर बाकी इकाइयों के लोगों को, बाकी राज्यों के नेताओं से बातचीत की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली ऑफिस के जो इंचार्ज थे उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह सोनिया दुहान को जो है ऑफिस का इंचार्ज बनाया गया है। ऐसे में चूंकि एक तरह से अगर देखें तो प्रफुल्ल पटेल का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है उनका सीधा संपर्क रहा है, सीधा दबदबा रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र से विधायकों का जो नंबर है वो शरद पवार के हाथों से खिसका है, तो कहीं दूसरे राज्यों की इकाई के जो नेता हैं वो शरद पवार खेमे से दूर ना जाएं। ऐसे में कल एक बैठक बुलाई गई, और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में बहुत सी बातें शरद पवार अपनी तरफ से रखेंगे और बाकी राज्यों की इकाइयों को, बाकी राज्यों के नेताओं को अपने साथ संगठित रखें, इस पर उनकी तरफ से जोर दिया जाएगा। जैसा कि आज वो यहाँ पर भी लगातार इस बात का जोर देते रहे कि सिंबल कहीं नहीं जा रहा है। जो शरद पवार को आज अध्यक्ष पद से हटाया गया है, उसका क्या तोड़ निकालेगा अब शरद पवार का गुट? अब उनके सामने क्या रास्ते बचते हैं? जी देखिए, जिस तरह से मैं रोहित पवार से बातचीत कर रहा था, तो रोहित पवार का कहना है कि उनकी पार्टी का जो नियम है उसके तहत इस तरह से जो उनकी कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। बहुत पेचीदगियां हैं जिससे उन्हें जो है आगे चलना होगा, क्योंकि अभी विधायकों का उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर लिया है, लेकिन राज्यसभा सांसद की अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रफुल्ल पटेल को छोड़ दें तो सारे राज्यसभा सांसद शरद पवार खेमे में है। सिर्फ सुनील तटकरे को छोड़ दें तो सारे लोकसभा सांसद जो है शरद पवार के साथ है। इसके अलावा अलग अलग जिला अध्यक्ष, अलग अलग जो है सेल के जो है प्रभारी या अध्यक्ष,
उन सबका इसमें सहमति होती है, इसके बाद अध्यक्ष पद चुना जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ विधायकों के हस्ताक्षर से ही बात नहीं बनेगी, ये फिलहाल एक तरह से दलील है। हालांकि कोशिश ये जरूर होगी कि जिस तरह से अजीत पवार ने एक कदम उठाया अध्यक्ष पद को अपने पास लेने के लिए, वो ना जाए, और इलेक्शन कमीशन में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए तमाम कोशिशें पवार खेमे से की जा रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष पद को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर क्या रणनीति होती है, इस पर हम आगे जरूर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अश्विन और अंकुर बने रहिएगा हमारे साथ। अजीत पवार ने आज मुंबई में अपने गुट की बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार की बड़ी तस्वीर लगी थी, लेकिन अजीत पवार ने शायद वो तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए लगाई थी, क्योंकि अजीत पवार ने मंच से अपने चाचा शरद पवार को खूब सुनाया। अजीत दादा संघर्ष करो, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में अजीत पवार गुट की बैठक में भले ही मंच पर पोस्टर में शरद पवार की तस्वीर लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दिखावा है, क्योंकि मंच से शरद पवार की तारीफ कम, उन पर हमले ज्यादा हुए। राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो, ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख, सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक, त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला? समाजाच्या करता काय? अजीत पवार ने चाचा पर शब्द बाण तो छोड़े ही शरद पवार की पुरानी राजनीतिक चालों को भी उजागर किया। अजीत पवार ने 2019 में फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के पीछे की कहानी का भी खुलासा एनसीपी के सैकड़ों समर्थकों के सामने किया। खुलासा करने के साथ ही अजीत पवार ने शरद पवार को चैलेंज तक कर दिया। अजीत पवार अपने समर्थकों का साथ जुटाने के लिए आए थे, लेकिन एक एक कर अपने चाचा के राजनीतिक फैसलों की जानकारी दे रहे थे। औलाद सांगणार नाही, बोला जात नाही, पण 2017ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, त्याच्या संदर्भातलं विनोद तावडे, चंद्रकांत दादा, ही चौघं होती। कुठली खाती, कुठले पालकमंत्री पद, सगळं त्यामध्ये ते ठरलं। आम्हाला निरोप आला, सुनील तटकरेंना दिल्लीला बोलवलं। दिल्लीला त्यांच्या वरिष्ठांच्या बरोबर आपले वरिष्ठ आणि सुनील तटकरेंची मीटिंग झाली। त्यांच्या वरिष्ठांनी सांगितलं, 25 वर्षाचा आमचा मित्र पक्ष, आम्ही त्याला सोडणार नाही शिवसेनेला। अजीत पवार ने मंच से चाचा के खिलाफ बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अजीत पवार ने अपने समर्थकों के सामने संदेश दे दिया कि 2024 में मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई विकल्प नहीं है। यामध्ये सगळ्यांनी सांगितलं, वडीलधाऱ्यांनी सांगितलं, आणि त्याच्यातनं महाराष्ट्रात मध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय, मोदींच्या करिश्मामुळे आला। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर सफाई दी। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार गलत लोगों से घिरे हुए हैं और अगर शरद पवार उन्हें छोड़ दें तो हम उनके साथ रहेंगे। अजीत पवार गुट के ऐलान से साफ है कि वो किसी भी हाल में अब अपना फैसला नहीं बदलने वाले। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों और नेताओं को साथ लेकर शरद पवार से अलग दिशा में निकल गए हैं, जहां से लौटना 2024 से पहले मुश्किल दिख रहा है। वैदेही काणेकर के साथ अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।